जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम आपकी लगन में रखना। सुख के उजाले हों चाहे दुख के अंधेरे, जो भी हो हरदम अपनी भक्ति में मगन रखना। सांसों की माला सिमरन के मोती, मन नहीं भटके जपन में रखना। पलके जो मूंदू आपके हो दर्शन, हरदम इसी तड़पन में रखना। जी हाँ संगत जी, हम सब भी गुरु जी के संरक्षण में रहना चाहते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिंगला आंटी जो स्वीडन से हैं, उन्हें गुरु जी ने अपने संरक्षण में रखा और उनका कल्याण करा। तो आइए आंटी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन कार्य है। जिस तरह परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्म अनुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्योति में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है, जिसके फलस्वरूप हम उस कष्टों भरे जीवन से उभर सके हैं। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। हालांकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, इसलिए मुझे शब्द या गुरु जी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। निसंदेह गुरु जी के पहले दर्शन पर मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि बता पाना बहुत कठिन है। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर मुझे वेलकम स्पीच देनी थी। वैसे तो मैं ये हमेशा से करती आई थी, पर इस बार मुख्य अतिथि बहुत सीनियर ऑफिसर थे। मेरे स्पीच पर सभी उपस्थित गेस्ट ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा की। टीचर्स और दोस्तों ने आश्चर्य भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन साफ दिख रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे स्पीच को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा से ही यह संभव हो सका है। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी के पुष्पों की भरी सुगंध का अनुभव किया है। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स पर प्रश्न कर दिए। उन्होंने मेरे क्रेडिट कंट्रोल पर प्रश्न पूछा तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि शून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष के मध्य में हमारी इकोनॉमिक्स की अध्यापिका चली गई और इस विषय को स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं पास आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया, क्योंकि उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पूर्व यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वो चॉकलेट्स दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु चॉकलेट्स घर ले जा सकते थे। सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक स्वरूप निकाला और मुझे दे दिया। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रही। मैं यह स्वरूप अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही
उसमें सुगंध आना बंद हो गई। मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित की थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई चॉकलेट्स गिनी तो कुल 12 थी, यानी प्रत्येक परीक्षा के लिए 2-2 चॉकलेट्स। गुरुजी के चित्र और इन चॉकलेट्स के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए। साथ ही कुछ खाने का ऑर्डर दिया और बाद में आइसक्रीम भी मंगवाई। हमने कभी न भूलने वाले पल व्यतीत किए थे। निकलते हुए कार में बैठने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और ये ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पर पहुंचने पर मेरे अनुभवों के बारे में पूछा। गुरुजी ने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। हालांकि गले में कष्ट होने के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मैं आइसक्रीम खा लेती तो मेरा गला ठीक हो जाता। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और देखने को मिली। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी वहां से प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूरा आनंद लूं, हम सबको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि संगत में किसी को भी मेरे जन्म दिवस के बारे में नहीं पता था, ना मेरे परिवार ने किसी भी सदस्य से डिस्कस किया था। वह मेरा सबसे प्यारा मनमोहक जन्म दिवस रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैं कुछ खास नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बायोसिस, एक प्रमुख संस्थान से डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में फॉर्म भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने साउथ दिल्ली को अपना एग्जाम सेंटर चुना था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर सेंटर मिला। मेरे पिता ने सेंटर बदलने के लिए आवेदन दिया, परंतु पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था, यानी कि मेरे घर से जो सेंटर था वो 45 किलोमीटर दूर था। इसलिए निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने के लिए विनती की। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मग्न थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने को इच्छुक है, और उनकी लिस्ट में साउथ दिल्ली सेंटर का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उन्होंने बताया कि ज्यादा कैंडिडेट्स होने के कारण इस केंद्र पर सीट्स की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी की अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे थे कि हमें अर्थक्वेक के कुछ झटके महसूस हुए। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब भूकंप कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल शुरू हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रखे तो कंपन तुरंत बंद हो गई। जय गुरुजी। एक दिन गुरुजी कुछ संगत के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था।
हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर बहुत अचंभित रह गए कि उनके चलने की कोई निशान नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन गए थे। संगत जी, एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वो हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण कर देते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारे अनुभव वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की बुद्धि भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वह सॉल्यूशंस भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि ये घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया जरूर है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी की इच्छा अनुसार मेरे पिता ने इस बारे में परिवार में चर्चा की। मेरे होने वाले हस्बैंड स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए भारत आ रहे थे। यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में शादी की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी महीने की 30 तारीख को विवाह के सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को संपन्न भी हो गया। हालांकि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की बहुत प्रशंसा की। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा झलक रही थी। मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पासपोर्ट और वीजा दोनों मिलना बहुत कठिन था। तुरंत स्वीडन के एम्बेसी को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीजा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और टालना संभव नहीं था। इंतजार करते करते 1 महीना बीत गया। स्वीडन में उन्होंने भी एम्बेसी में शीघ्रता करने के लिए आवेदन दिया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीजा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा की टिकट 16 जून के लिए ले लिए गए और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहां जाना निरर्थक रहा। वहां पर बताया गया कि अभी भी जवाब की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि मुझे 1 सप्ताह और वेट करना था। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहां के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीजा दिया तो बहुत आश्चर्य हुआ। प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिता को दी। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीजा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीजा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध नहीं रोक सकता। वो त्रिकालदर्शी हैं और अपनी संगत की पुकार पर सब सीमाएं पार कर सकते हैं। स्वीडन से एक वीकेंड हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहां पर जब मैं आईफिल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली बातचीत में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस बातचीत की तिथि और समय भी बताया। थोड़ी कैलकुलेशन करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफिल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों को शब्दों में पिरोना अत्यंत कठिन है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह सब कुछ व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोहे की धातु को छूने मात्र से सोने में परिवर्तित कर देता है, परंतु गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।